जय हिंद एवं दिस इज Soham Kumar Pandey. Welcome to Soham Shiksha 2.0. This is a lecture on set relation function and it is lecture number 2. पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में पूरा पढ़ा कि सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके पूरे लॉज और यूलर वेन डायग्राम को भी हमने कवर कर लिया था। आज जो वीडियो है वो रिलेशन पे है। क्योंकि सेट आपके बोर्ड में नहीं था बट रिलेशन आपके बोर्ड में है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और आप जानते ही हैं कि कोई क्वेरी हो तो आप डायल कर सकते हैं 7488654738 या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इसी नंबर से चलता है, उससे जुड़ सकते हैं और हमसे जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे चैनल का लोगो आपको पता ही है। चलते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन नहीं, सिर्फ रिलेशन, क्योंकि एक कंबाइंड सेट है सेट रिलेशन फंक्शन का, जिसमें हम लोग सेट पढ़ चुके हैं। और रिलेशन क्या हो रहा है कि रिलेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन में सिर्फ दो रिलेशन में हम लोग जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम लोग जो पढ़ना है वो ऑर्डर पेयर, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। एक्सटर्नल जो भी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि लॉकडाउन है, सब लोग अपने घर पे ही हैं, तो किसी को रोका नहीं सकता बोलने से। कोई बात नहीं, आप कंसंट्रेट करें पढ़ने पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रिलेशन। उससे पहले ऑर्डर पेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑर्डर पेयर के बिना रिलेशन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। देखिए ऑर्डर पेयर क्या होता है कि इफ़ ए बी अ सेट एंड ए कमा बी बिलोंग टू ए, अगर ए एक कोई सेट है और ए बी उसके अंदर कोई एलिमेंट है, देन द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट आर ए एंड बी इन ए डिनोटेड बाई ए कमा बी। तो ऑर्डर पेयर जो होता है उस एलिमेंट में, उस सेट में उस ए के सेट में जो एलिमेंट ए और बी है उसका ऑर्डर पे को लिखते हैं हम लोग ए कमा बी से, जहाँ पे ए होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और बी होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड कमा बी एंड बी कमा ए आर डिफरेंट। जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट है 2,3 तो उसको आप 3,2 नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ऑर्डर पेयर में ए कमा बी नॉट इक्वल टू बी कमा ए होता है। ठीक है, जैसे कि सेकेंड पार्ट क्या है कि ऑर्डर पेयर ए कमा बी एंड सी कमा डी आर इक्वल इफ़, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल तभी होंगे जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका वाई कोऑर्डिनेट उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट कहना उचित नहीं है, इस बोलेंगे ऐसा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए। उसी तरह बी इज इक्वल टू डी होगा, तभी जा करके ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बारे में। देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दो ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग टू ए एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग टू बी। दिस सेट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए कमा बी। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी दो सेट का और जो ऑर्डर पेयर अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दो ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग टू ए। दो अगर सेट लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक पहले वाले एलिमेंट दूसरा जो होगा सेकंड वाले एलिमेंट होगा। जैसे कि सिंपली बोले तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं ए कमा बी है, जहाँ पे ए जो होगा ना वो बिलोंग करता है सेट ए को, और बी जो होगा सेकंड एलिमेंट वो बिलोंग करेगा सेट बी को। समझ में आया क्या? वेट अ मिनट, ये बिलोंग करेगा इसको और ये बिलोंग करेगा इसको। ठीक है, उसको और भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कमा बी, ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। आपको बताया था कल सेट में कि ये जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं एंड, और ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं और। याद है कि भूल गए तो वापस से देख लीजिएगा। चलिए उसी तरह से सिमिलरली ए कमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। समझ में आया? जिस तरह से ए होता है, ए कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए का है, बी कोई एलिमेंट है जो कि सेट बी का है, तो अगर ए कमा बी बोला जाए तो वो जिस सेट का होगा उसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सेट का जो एलिमेंट होगा वो ए कमा बी के फॉर्म में ही होगा। समझ में आया? चलिए रिमार्क के तौर पर बात करें तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। इफ़ ए हैज़ पी एलिमेंट एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट देन ए क्रॉस बी हैज़ पी क्यू एलिमेंट। और ए के पास पी एलिमेंट होगा, बी के पास क्यू एलिमेंट होगा, तो ए बी के पास पी क्यू एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी के पास पी क्यू एलिमेंट हो जाएगा। अगर ए फाई है, बी भी फाई है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाई होगा, मतलब कि नल सेट है। और ए नल सेट है, बी भी नल सेट है, तो
जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट ही होगा। कोई दिक्कत? आगे चलें। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट A1 A2 A3 AN तक है इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स, जैसे कि A1 A2 AN तक, जहाँ पे AI जो होगा ना बिलोंग करेगा सेट A1 का। जैसे कि देखिए, लिखने का तरीका क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई सेट A है, A1 है, उसके अंदर A1 एलिमेंट है, कोई सेट A2 है, उसके अंदर A2 एलिमेंट है। तो सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि AI जो होगा वो बिलोंग करता है सेट AI का, और ये 1 होगा आई यहाँ पे, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। अगर I2 होगा तो यहाँ पे A2 हो जाएगा। तो इसी तरह लिखा हुआ है कि AI बिलोंग टू ग्रेटर मतलब कैपिटल AI यानी कि सेट AI, जहाँ पे I क्या होगा 1 2 3 से लेकर के N तक डिजिट होगा, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाई A1 इंटू A2 इंटू A3, जहाँ पे इसका समेसन कर देंगे हम लोग, और सम किसके बराबर हो जाएगा? AI सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के N तक। कोई दिक्कत? आगे चलें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, देखिए यहाँ पे, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे डैट कि A क्रॉस B कंजिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, एंड इफ 3 एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B आर 1, 5, 2, 3 एंड 3, 5, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट। कि अगर कोई सेट A और B है जिसमें का A क्रॉस B के लिखने का तरीका ये रहा, कंजिस्ट करता है 6 एलिमेंट, तो इसे कितना तरह का सेट बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, सिंस 1, 5, 2, 3, 3, 5 belongs to A cross B, then clearly 1, 2, 3 belongs to A and 3, 5 belongs to B। कोई दिक्कत? इसे समझिए यहाँ पे क्या समझने की बात है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेट A का होता है, तो सेट A का लिख दिए। सेकेंड जो होता है वो सेट B का होता है, तो 2 बार 5 है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 3 और 5 किसको बिलोंग करेगा? B को। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखिएगा? लिखने का तरीका क्या होगा कि 1, 2, 3 और सेट B लिख दीजिएगा 3, 5। अब क्या करिए, एक एक करके पेयर बनाते जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 को 3 से, एक बार 2 को 3 से, एक बार 3 को 3 से, उसी तरह एक बार 2 को 3 से, एक बार 2 को 5 से, एक बार 3 को 3 से, एक बार 3 को 5 से। समझ में आ गया? ऐसे करके बनाएंगे, टोटल हमें 3 2 6 एलिमेंट मिलेगा। जो 6 एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 5। देखिए, इसमें से 1, 5 क्वेश्चन में था, इसको हटा देंगे। 2, 3 क्वेश्चन में था, इसको हटा देंगे। 3, 5 क्वेश्चन में था, इसलिए हटा देंगे। तो बाकी जो 3 एलिमेंट नहीं पता था हमको, वो तीनों एलिमेंट ये रहा, 1, 3, 2, 5 एंड 3, 3। समझ में आया कि नहीं आया? कोई 2 एलिमेंट होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? अगर पार्ट ए में, सेट ए में अगर ABCD एलिमेंट है, ABC एलिमेंट है, और B में अगर EF एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या होगा? A इंटू E, A इंटू F, B इंटू E, B इंटू F, मतलब B, F। उसी तरह से C, E और C, F, ऐसे करके क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बनेगा कैसे पता चलेगा? सेट A में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है मल्टीप्लाई विथ सेट B में इतना नंबर एलिमेंट है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, उतना ही एलिमेंट A क्रॉस B में होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, A में 3 था और B में 2 था, तो 3 2 6 होगा। उसी तरह देखिए A क्रॉस B में 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। आखिर रिलेशन क्या होता है? हमने ऑर्डर पेयर समझ लिया। ऑर्डर पेयर क्या होता है? 2 सेट को लिखने का तरीका होता है, जिसमें कि फर्स्ट सेट बिलोंग करता है सेट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट A को, सेट 1 को, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेट 2 को, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? किसी 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, किसी 2 एलिमेंट का, 2 सेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं? कितना नंबर एलिमेंट होगा, जितना सेट A में होगा मल्टीप्लाई भी जितना सेट B में होगा, उतना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B में। कोई दिक्कत अभी तक? आगे चले। तब तक आप इसको एक बार वापस से देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अब देखते रहिए इसको कि क्या क्या इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो समझ में आ रहा है कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको आप नोट डाउन करिए एंड यू कैन एबल टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे क्लियरली, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए, और रिलेशन जिसको हम लोग या बाइनरी रिलेशन बोलिए, दोनों एक ही बात है कि रिलेशन आर जो होगा उसको बोलेंगे कि फॉर्म
रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट का होता है, दूसरा भी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होगा ना वो सेट ए और सेट बी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका सबसेट होगा, नहीं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, और लिखने का तरीका क्या है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया। और लिखेंगे रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसको ऐसे लिखिए तब या फिर ऐसे लिखिए तब बात बराबर है। नाउ इफ ए कॉमा बी एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर देन वी राइट ए रिलेटेड टू बी। इसको कैसे बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी। जहाँ पे देखेंगे कि अगर ए कॉमा बी किस कोई एलिमेंट है रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, मान लेंगे तब देखेंगे कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। पढ़ेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी, लिखेंगे ए आर बी। समझ में आया। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जहाँ पे उसको ए क्रॉस बी लिखिए, या ए कॉमा बी जहाँ पे ए बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को। ठीक है, अगर कोई दो एलिमेंट रिलेशन सेटिस्फाई करता है उसको लिखते हैं ए आर बी और पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। जैसे कि आप इसको ऐसे लिखिए कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है, उसको लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, एंड इफ ए कॉमा बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर देन वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट रिलेटेड टू बी, और ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू ए यानी कि नॉट बिलोंग टू आर देयरफॉर ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेट टू बी रिलेशन ऑन ए। जो भी कोई भी सबसेट होगा जो ए का खुद का सबसेट होता है तो रिलेशन ऑन ए सेटिस्फाई करेगा। दूसरा बात क्या कि इफ़ ए हैज़ एम एलिमेंट एंड बी हैज़ एन एलिमेंट देन ए क्रॉस बी हैज़ एम इंटू एन एलिमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए मान लेते हैं सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, एम इंटू एन एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत। अच्छा, तो इसका रिलेशन कितना निकलता है, रिलेशन होता है 2 के पावर एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आया, एम एन आया है, इसलिए रिलेशन जो होगा 2 के पावर एम इंटू एन, जहाँ पे एम क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एन होता है। समझ में आया। उसी तरह देखिए कि इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी। कोई अगर रिलेशन लिखा हुआ है ए क्रॉस बी के फॉर्म में तो वहाँ जो डोमेन होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और रेंज होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा जब फंक्शन पढ़ते चलिएगा। यानी सेट एक तरीके से जरूरत पड़ता है आपको रिलेशन में, रिलेशन की जरूरत पड़ता है आपको फंक्शन में, फंक्शन की जरूरत पड़ेगा आपको बाकी सभी जगह, यानी कि पूरा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब जगह। अगर फंक्शन तोड़ने नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, लिमिट में भी अगर आपको सिग्नम फंक्शन दे दिया उसको कैसे डील करेंगे, मॉडुलस फंक्शन दे दिया कैसे डील करेंगे, तो सब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले रिलेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चौथा नंबर बात क्या है कि द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द एम्प्टी सेट फाई इज फाई। कोई अगर एम्प्टी सेट है या नल सेट है फाई तो उसका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों फाई ही होता है। ठीक है, अगर इफ़ ए इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर एंड बी इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर देन वी राइट बी इज इक्वल टू आर ए। समझ में? चलिए, मतलब रिलेशन रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। देखिए कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और अ वाइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ़ आर इज इक्वल टू फाई। आर जब कुछ नहीं मिलेगा रिलेशन तो इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि देखिए इफ़ ए लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 7 11, तो लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बिलोंग करता है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग करता है सेट बी को, तो पता करना है कि ए माइनस बी इज इवन। तो कभी भी आप निकाल कर देख लीजिए, क्या ए माइनस बी कभी भी इवन आएगा क्या, नहीं ना आएगा, बिकॉज एज नन ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर देयर फॉर रिलेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि नन वाइड। ठीक है, ऐसा हम कोई दो सेट लिख दिए,
उसका रिलेशन हमको पता करना है जहाँ पे ए माइनस बी इवन हो, तो ऐसा कोई रिलेशन पता मिलेगा क्या इसमें? अरे कुंडली नहीं मिल रहा इसमें का, तो रिलेशन कैसे बनेगा? समझ रहे हैं? सेट तो हो गया, सेट हो गया, लेकिन कुंडली नहीं मैच करा तो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इट्स सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, जो रिलेशन आए वो खुद ए क्रॉस बी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 1,3, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ए 1,1 1,3 2,1 2,3 1,1 1,3 2,1 2,3 हो गया। समझ में आया? Here R is equal to relation is equal to A cross B, hence R is the universal relation from A to B। समझ में आया? अरे रिलेशन A क्रॉस B के बराबर ही है तो इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं इसको। मतलब कोई 5 है नहीं है, ऐसा नहीं कि एक सेट है दो नहीं है, सारा के सारा रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट के अंदर बात करेंगे तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? देखिए कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन और अ वाइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। वही बात है कि लेट ए इज इक्वल टू 1,3, जहाँ पर रिलेटेड करता है क्या कि ए कमा बी डॉट, जहाँ पे ए और बी बिलोंग करता है सेट ए को, एंड ए प्लस बी इज ऑड। तो 1+3 का भी ऑड हो सकता है क्या? 1+3 का भी ऑड होगा क्या? यानी खुद के अंदर रिलेटेड नहीं है ये, इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। मैंने पहले क्या पढ़ाया था? पहले पढ़ाया था कि टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, यानी इसमें दो सेट की चर्चा हो रही थी, दोनों को मिला करके बता रहा था, और इसमें खुद में ये रिलेटेड नहीं है। तो खुद में इसको बोला गया कि बाबू कि ए कमा बी जो तुम लिखे हो ना, वो ए प्लस बी ऑड होना चाहिए, तो खुद के अंदर रिलेटेड नहीं है ये। यानी कि शादी की बात चले तो अपने घर में ही कोई सहमत नहीं है, तो फिर चलेगा कैसे बात? वही लिखा हुआ कि हेंस आर कंटेंट नो एलिमेंट देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि ऑड बता दे, यानी कि डोमेन और रेंज जोड़ने पर उसको ऑड आ जाए, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए आर कंटेंट एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो देखिए कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यानी कि आर जो हो ए क्रॉस ए के बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 है, यानी कि ये ए जो सेट है वो खुद से रिलेटेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 1,2 और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख लीजिए, तो 1,1 1,2 2,1 2,2 वही लिखा हुआ है, यानी खुद में रिलेटेड है। यानी कि ए क्रॉस ए का सारा के सारा प्रोडक्ट जो होगा वो रेंज के बराबर होगा, हेंस रेंज इज हेंस रिलेशन इज अ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ए और ए क्रॉस ए का सारा के सारा एलिमेंट रिलेशन के बराबर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो ये देखिए कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इट्स सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ़ आर इज इक्वल टू ए कमा बी, जहाँ पे ए होता है सिंगल, मतलब कि ए बिलोंग करता है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग करता है भी सेट ए को, दोनों अगर सेट ए का ही एलिमेंट है, देन ए इज इक्वल टू बी, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे? देखिए कि दस आइडेंटिटी रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कमा ए, जहाँ पे फॉर ए बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं फॉर, क्या बोलते हैं? फॉर ए बिलोंग्स टू ए। तो आपको पता चल गया ना, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जो ए कमा यानी कि दोनों एलिमेंट एक सेट का ही हो और दोनों को दोनों इक्वल भी हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या लिखेंगे इसको कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आई ए। ठीक है, जहाँ पे सिम्बलिकली आई ए इज इक्वल टू ए कमा ए, जहाँ पे ए बिलोंग करता है सिंपल ए को। इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा कि 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 लिख देंगे अगर, तो ये 1,1 खुद में बिलोंग है, 2,2 खुद में बिलोंग है, 3,3 भी बिलोंग है, इसलिए रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। रिमार्क के तौर पे क्या होगा कि इन एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एवरी एलिमेंट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एंड आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, किसी और से नहीं, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 खुद से रिलेटेड है 1 से, 2 खुद से रिलेटेड है 2 से, 3 खुद से रिलेटेड है 3 से, इसलिए इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ टॉक अबाउट इनवर्स रिलेशन। देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन इनवर्स रिलेशन आर इज सेड टू बी आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर रिलेशन कोई बना हुआ है ए टू बी में
और रिलेशन अगर बी टू ए में ही बन गया तो उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। जैसे कि यहाँ से कोई प्रपोजल गया और वहाँ से एक्सेप्ट भी हो गया, यानी कि ये भी एक्सेप्ट कर लिया और वो भी एक्सेप्ट कर लिया, दोनों आपस में इन्वर्स रिलेटेड हो गए। जैसे कि देखिए कि आर इन्वर्स क्या हुआ कि अगर बी कोमा ए है तो ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर आर इन्वर्स बी कोमा ए है तो ए कोमा बी जो होगा आर को मतलब कि रिलेशन को डिनोट करेगा। ऐसा ही एग्जांपल आपको पढ़ना होता है इन्वर्स फंक्शन में कि जो डोमेन होता है किसी चीज़ का, किसी एलिमेंट का, उसका रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। उसी तरह से रिलेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे का सेकंड बन जाता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे का फर्स्ट बन जाता है। यानी कि जो जिसका फर्स्ट सेकंड होते रहेगा चेंज होगा तो उसमें से एक होगा रिलेशन और दूसरा होगा उसका इन्वर्स। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा कि अगर ए कमा बी बिलोंग करता है आर को तो बी कमा ए बिलोंग करेगा आर इन्वर्स को, फॉर ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। पढ़ने आ गया, समझने आ गया, सब कुछ आ गया। आगे चलूँ अब, ठीक है। आगे देखिए कि इसमें क्या बात करना है कि डोमेन ऑफ आर इन्वर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा रेंज ऑफ आर के, और रेंज ऑफ आर इन्वर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा डोमेन ऑफ आर के। अच्छा, रेंज इन मतलब कि रिलेशन इन्वर्स का इन्वर्स भी रिलेशन हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे हो जाएगा कि अगर ए कॉमा बी कोई रिलेशन है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा बी कॉमा ए। अगर कोई आर है तो ये हो जाएगा आर माइनस वन। अब इसका भी अगर आर माइनस वन कर दें, इसका भी इन्वर्स कर दें तो ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा आर इन्वर्स का इन्वर्स जो कि बराबर है आर के। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया क्या? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि इफ़ आर इज इक्वल टू 1,2 3,4 एंड 5,6 देन 2,1 4,3 6,5, इसको बोलते हैं आर इन्वर्स। यानी कि सिर्फ क्या होगा, डिजिट क्रॉस हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा इसमें। और जब भी 1 मिनट, और जब भी इसको वापस से लिखेंगे तो ये हमारा जो आर इन्वर्स है वो आर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको जो बोर्ड्स में पढ़ने हैं, अभी तो जो बताया था वो आपको जानकारी के लिए ज़रूरी था, लेकिन आपके बोर्ड में जो आएगा वो आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब बात करते हैं उसके बारे में। मैंने पीडीएफ भी इस तरह से बनाए हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको कलर से कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो जानने के लिए ज़रूरत है, जिसके बिना ये नहीं जान सकते हैं, जैसे ऑर्डर पेयर नहीं पूछता है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। अरे जैसे कि हमें 10th के एग्ज़ाम में कभी भी ABCD नहीं पूछता है लेकिन ABCD जानना जरूरी था ना, उसी तरह से ऑर्डर पेयर, इम्प्टी रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन सब जाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ठीक है, गौर से समझिएगा कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन आर है सेट ए का तो उसको रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब ए रिलेटेड टू ए हो, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। जब खुद वो उसका इमेज खुद का खुद हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि देखिए इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल के तौर पे और 1 2 3 कोई सेट है तो उसका R1 लिखते हैं हम लोग 1 1 2 2 2 3 3, R2 लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3, R3 लिखते हैं 1 1 2 2 2 3 3 2। तो यहाँ पे देखिए हेयर R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, R3 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए एज 3,3 नॉट बिलोंग टू R3, डेट इज 3R3 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन ये लिखा मैंने, एक ये रिलेशन लिखा और एक रिलेशन ए लिखा। इसमें देखिए तो तीनों एलिमेंट का एक ए रिलेटेड टू ए है क्या, यानी कि 1 है तो 1 भी है, फिर 2 है तो 2 भी है, 3 है तो 3 भी है, यहाँ भी 1 है तो 1 भी है, 2 है तो 2 भी है, 3 है तो 3 भी है, यहाँ भी 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं है। यानी कोई भी एक मिसिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी कि सारा का सारा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, किस तरह से, ए रिलेटेड टू ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन कहने के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा के हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप देखते हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इससे क्लियर होता है कि इट इज़ क्लियर इन द एबव एग्जाम्पल गिवन कि R1 इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए R2 जो है रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी है क्या, ये आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ी ना है। अरे गौर से देखिए आइडेंटिटी क्या होता है कि 1,1 है तो 2,2, यानी कि ये वाला तो आइडेंटिटी नहीं है,
तो क्या बोलते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये कहा नहीं जा सकता है। समझ में आया क्या? चलिए, उस तरह लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है। आगे जो हम लोग पढ़ना है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक रिलेशन। उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि कोई भी अगर सेट है तो उसका जो अगर ए रिलेटेड टू ए दिया हुआ है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक, सॉरी, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? देखिए, इसका रिफ्लेक्शन है ना, ए का रिफ्लेक्शन ए, याद करने के लिए समझ लीजिए, ए का रिफ्लेक्शन ए तो होगा रिफ्लेक्सिव। और ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। अब वो समझते हैं, देखिए। और रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। और कोई रिलेशन आर है सेट ए के लिए तो उसको सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए जो हो, कोई एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो दूसरे से रिलेटेड हो, तो साथ में दूसरा भी हो वो पहले से रिलेटेड होगा, तभी उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि अगर किसी एक का वो भाई है तो दूसरे का भी वो भाई होना चाहिए, तभी जाके होगा सिमेट्रिक रिलेशन। समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई सेट ए है 1 2 3 तो रिलेशन 1 लिखे हम लोग ए 1 2 2 1। रिलेशन 2 लिखे हम लोग 1 2 2 1 1 3 3 1। और रिलेशन 3 लिखे हम लोग 2 3 1 3 और 3 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गौर करिएगा, हेयर R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन बट R3 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसे कहने का मतलब इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। यहाँ पे 2 3 है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 1 3 है तो 3 1 भी है, लेकिन 2 3 का 3 2 यहाँ पे नहीं है। कोई अगर ऐसा दिख जाए तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी भी रिलेटेड टू ए है तभी जाके इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 भी रिलेटेड टू 1 है। उसी तरह अगर 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे देखिए, 1 तो 3 के 1 और 3 है तो 3 1 भी है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है। मतलब अगर ऐसा कभी भी हुआ तो वो सिमेट्रिक नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R3 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R3, इसलिए वो रिलेशन नहीं होगा। उसी तरह आता है एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जो कि आपको जरूरत नहीं है उतना, फिर भी मैं आपको बता दूँ उसमें क्या है। देखिए, क्या रिलेशन R on a set A is said to be anti-symmetric if A related to B and B related to A इज, उसमें सिम्प्लीफिकेशन क्या कहता है कि A इक्वल टू B है फॉर A कमा B बिलोंग्स टू A। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि A B रिलेटेड रिलेशन के मतलब कि A B रिलेटेड टू R है, B कमा A भी रिलेटेड टू R है, और A B दोनों बराबर भी हैं। जैसे कि देखिए 2 बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पे 2 भी तो मतलब ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर भी तो ये सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे ए और बी बराबर है, तो इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एक्स इज डिवाइजर ऑफ वाई। एक्स क्या है? डिवाइजर है वाई का। देन आर इज अ एंटी सिमेट्रिक बिकॉज एक्स डिवाइड वाई एंड वाई डिवाइड एक्स। तो अगर मान लेते हैं कि 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो 4 भी तो 2 को डिवाइड कर सकता है। अरे पॉइंट में आएगा तो आएगा, तो क्या मतलब है, उसे डिवाइड तो कर सकता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। उतना आपको जरूरत नहीं था एंटी सिमेट्रिक जानने का, फिर मैं बता दिया। ठीक है, तो आपको जानना है क्या क्या है। रिफ्लेक्सिव बता दिया क्या होता है। अब याद करिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होना चाहिए था, अगर ए रिलेटेड टू बी दिया हुआ है तो ज़रूरी है कि बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक। इसको कब तभी बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसी तरह से आता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब तब ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। मतलब अगर ए रिलेटेड करता है बी से और बी जो है रिलेट करता है सी से, तो ए रिलेटेड भी सी से होना चाहिए। और आपको 11th में पढ़े होंगे एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आता था एक जीरोथ लॉ। उस तरह से आप समझने की कोशिश करें तो आप समझिए कि अगर बॉडी 1 2 से अटैच है, बॉडी 2 3 से अटैच है, तो 1 भी 3 से अटैच होना पड़ेगा। यानी कि इस दोनों का टेम्परेचर बराबर है और इसका टेम्परेचर बराबर है, तो 1 और 3 का भी टेम्परेचर बराबर होगा, जो कि था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
उसी तरह से क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ए भी रिलेटेड होना चाहिए सी का, यानी कि ए का भाई बी है और बी का भाई सी है तो ए भी सी का भाई होगा। ये नहीं कि आप बोल दीजिए कि बहन भी तो हो सकती है, नहीं। समझ में आया? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। डेट सिंप्लीफाइज कि ए भी रिलेटेड होना चाहिए सी का फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे 3 सेट लिख के दिया हुआ है कि A1 A2 1 2 3 कोई सेट था, उस रिलेशन 1 दिया हुआ है 1 2 2 3 3 1 3 2, R2 दिया हुआ है 2 3 3 1, R3 दिया हुआ है 1 3 3 2 1 2। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मेरे साथ समझिएगा कि 1 है तो 2 भी है, 2 है और 3 भी है तो 1 और 3 भी है। समझिए यहाँ पे 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, तो क्या होगा 1 भी होना चाहिए रिलेटेड टू 3 से, है कि नहीं है? तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, सॉरी ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? चलिए, लेकिन ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रिलेटेड टू 3 है, देखिए यहाँ पे 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, और क्या है 1 मिनट, ओके। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि 1 यहाँ पे समझने के लिए बता रखा है क्या कि 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 से 2 रिलेटेड है, लेकिन 2 से 2 आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, समझिए यहाँ पे कि अगर कोई ए रिलेटेड टू बी दिया हुआ है और बी रिलेटेड टू सी भी दिया हुआ है तो मस्ट है कि ए रिलेटेड टू सी भी देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है 3 से रिलेटेड, 3 दिया हुआ है 2 से रिलेटेड, तो यहाँ पे 2 को 2 से रिलेशन भी होना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं फॉलो करेगा। सेकंड की बात करें तो ये तो दिखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 3 से रिलेटेड है, 3 1 से है, तो 2 को भी 1 से होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 रिलेटेड है 3 से, कहने की बात ही नहीं है। इसमें क्या है, इसमें देखिए थर्ड वाले में देखिए क्या है कि 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 3 भी 1 से रिलेटेड है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, 1 रिलेटेड 3 से, 3 रिलेटेड 2 से, तो 1 भी 2 से रिलेटेड है। 1 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 2 से, तो 1 भी 2 से रिलेटेड है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर? आगे चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो जो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे किसी रिलेशन को जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो तीनों रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तभी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि आप याद करिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात थी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि ए रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बात था कि अगर ए रिलेटेड है बी से और अगर बी रिलेटेड है सी से, तो मस्ट है कि ए भी होना चाहिए सी से रिलेटेड। ठीक है, ये बात था। तो ये बात तो तीनों मिलाकर होगी तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n एज फॉलोज। जैसे कि a कॉमा बी जो है बिलोंग करता है c कॉमा डी को, तो a प्लस डी बराबर b प्लस सी, कैसा रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रूव डैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला बात समझिए कि अगर ए कमा बी बिलोंग करता है ए कमा बी को, तो ए प्लस बी भी बराबर होगा बी प्लस ए को। जैसे कि 1 कमा 2 है और 2 कमा 1 है, दोनों को जोड़िए तो 3 3 आएगा, यानी कि आपस में ये क्या होगा, ए रिलेटेड टू ए की तरह है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ट्रांजिट सिमेट्रिक की। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। ठीक है, तो अगर सी प्लस बी तो बराबर है होगा डी प्लस ए के। अरे समझने के लिए बात समझिए ना, जैसे कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के, तो अगर उलट दें दोनों को तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ए भी तो बराबर होगा सी प्लस बी के। यानी कि अगर ए रिलेटेड टू बी है
तो बी भी रिलेटेड है ए के, इसलिए क्या होगा ये सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक भी होगा। समझ में आया क्या? अच्छा, उसी तरह थर्ड बात करते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लाया था, इतना हार्ड आपको पूछता नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा बात क्या था कि देखिए ए प्लस डी और बी प्लस सी की बात है कि सी प्लस एफ डी प्लस सी से समझिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के और अगर सी प्लस एफ बराबर है डी प्लस ई के, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस सी डी प्लस ई। जैसे हम लेके क्या समझिए यहाँ पे देखिए, समझ में कैसे आएगा, कैसे आएगा यहाँ पे देखिए, ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैंने लिए क्या समझिएगा हम लोग कि अगर ए प्लस डी जहाँ था यहाँ पे लिख दीजिए, बी प्लस सी जहाँ था वहाँ लिख दीजिए। और बोला जाता है कि अगर एक ऐसा रिलेशन है सी प्लस एफ वो बराबर है डी प्लस ई के, तो अगर यहाँ पे सी प्लस एफ लिखेंगे तो बराबर होगा डी प्लस ई के। तो फिर काट कुट करने के बाद क्या बचेगा कि ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। काट कुट करने आता है ना, काट कुट करिए ना, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा एफ जो है वो बी के बराबर है। देखिए ना, सी एफ डी के बराबर था, सी एफ सी प्लस एफ डी ए प्लस ई के बराबर था, और ए प्लस डी जो था वो बी प्लस सी के बराबर था। तो जब दोनों को साथ में लिखे तो डी डी सी सी कैंसिल हो गया और ए और एफ बी प्लस सी के रिलेशन में आ गया। तो क्या था कि ए जो था रिलेटेड टू बी था और बी जो था रिलेटेड टू सी था, तो ए भी रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी आ गया। जैसे समझिए क्या था, ए डी के साथ रिलेशन में था और क्या था, दोनों बराबर था किसके, इसके बराबर था बी प्लस सी के। तो अब देखिए क्या हो गया कि अब ये जो ए प्लस डी है वो सी प्लस एफ के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, ए प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस सी, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो सी भी ए से रिलेटेड है। देखिए यहाँ आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया सिमेट्रिक है, यानी कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए आ गया। अब करना क्या है, सिर्फ ए रिलेटेड टू बी जो था उसको बी रिलेटेड टू सी भी एक अलग सा टर्म बताना था। जब टर्म बना दिए थे उसको, तो इसको साथ में दिखाना था कि ए भी होगा जो सी के रिलेशन में आएगा। तो अगर जो क्वेश्चन आपको दिया रहा है अगर वो सिमेट्रिक ही नहीं होगा तो उसको आप आगे सॉल्व नहीं कीजिएगा। जो भी तीनों में से एक सेटिस्फाई नहीं करे तो इक्विवेलेंस तो होने का बात ही नहीं है। उसी तरह से अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होने का पूरा का पूरा उम्मीद होता है। ठीक है आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑर्डर रिलेशन के बारे में। देखिए आगे के जो भी टॉपिक है उतना इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं अगर आपको जेई के लिए थोड़ा भी तैयारी करना है तो। देखिए ऑर्डर रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन आर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड इफ आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंबलिकली कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, मतलब कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन आर है उसको ऑर्डर्ड तभी बोलेंगे जब आर क्या हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो। जैसे कि देखिए लेट आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3। तो आर क्या सिमेट्रिक है क्या, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, और 1 3 है तो हेयर आर इज क्या है, सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक में अगर मान लेते हैं कि इसका कोई और भाई नहीं दिया हुआ है तब भी ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव में अगर सारा के सारा एलिमेंट का नहीं दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर और 3, 2 भी बिलोंग्स टू आर करता है। जैसे देखिए 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो 3 रिलेटेड टू 1 भी है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, यानी सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए कि कोई एलिमेंट रिफ्लेक्सिव को दिख रहा है क्या, यानी कोई किसी से रिलेटेड है क्या, नहीं है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1, 1 भी रिलेशन के बराबर नहीं है, 2, 2 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है, इसमें कोई एक भी नहीं रहेगा तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन सिमेट्रिक में अगर कोई एक भी रिलेटेड है, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं इतना भी रहता है ना, अगर मान लेते सिर्फ 1 2 और 2 1 भी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा तब भी इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, बिकॉज दो तो मिल गया ना मुझे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा सेट का वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, सारा के सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा तभी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिटिव तो है लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं फॉलो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड रिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड रिलेशन तभी बोलेंगे जब आर क्या हो, ट्रांजिटिव तो हो लेकिन इक्विवेलेंस नहीं हो। ठीक है, उसी तरह का आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। वो क्या होता है, देखिए
A relation R is called partial order relation if R is a reflexive, transitive and antisymmetric at the same time. किसी को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तभी बोलेंगे जब आर रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और एंटी सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक नहीं एंटी सिमेट्रिक हो, तभी उसको बोलेंगे। जैसे कि आर लिख लिए, कोई रिलेशन आर लिख लिए हम लोग 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1, उसका रिफ्लेक्सिव निकाल दिए, सॉरी उसका इन्वर्स निकाल दिए, तो इन्वर्स लिख दिए यहाँ पे। जब आर और आर का इन्वर्स लिख दिए तो क्या होगा कि आर क्या होगा, आर एंड आर इन्वर्स दोनों को जब कंबाइन करेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों को कॉमन निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या था, ये वाला कॉमन कॉमन कॉमन, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए तीनों को निकाल लिए। तो जब हम लोग बोलेंगे कि आर इंटरसेक्शन आर डैश, यानी कि आर इंटरसेक्शन कोई रिलेशन का इंटरसेक्शन विथ उसका इन्वर्स रिलेशन, तो जो आता है वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन, और जो आइडेंटिटी आता है वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर डैट आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर तो रिफ्लेक्सिव दिख नहीं रहा है। अच्छा, सिंस 1,1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रिलेशन, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड आर इज ट्रांजिटिव, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 भी आर से बिलोंग करता है। यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे समझिए कि 2,1 बिलोंग करता है आर को, और 2,2 उप्स, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए और बी रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। तो क्या होगा, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। तो अब क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपको इस समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव कैसे हो गया। 1,1 बिलोंग टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R, therefore 1,3 also belongs to R। समझिए यहाँ पे A related to B, B related to C, तो C भी रिलेटेड होना चाहिए A का, तो 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, तो 1 भी रिलेटेड है 3 से। यहाँ पे देखिए ना, तो क्या दिख रहा है, ट्रांजिटिव दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, और यहाँ पे क्या होगा ये इससे, और जब R और R इन्वर्स का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको एंटी सिमेट्री और आइडेंटिटी रिलेशन भी देगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक समझ नहीं है आप वापस से पीछे जाके देख सकते हैं, इतना कोई घाई नहीं है, और जो भी जो टॉपिक बता रहा हूँ अब उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिखने के लिए दिखा रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन के बारे में बात करें। देखिए क्या है कि इफ़ ए कमा बी कमा सी, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट सच दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस है जो सबसेट है बी क्रॉस सी का, तो एस ऑफ आर का जो इन्वर्स होगा वो आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स के बराबर होगा। क्लियर डैट अगर ए रिलेटेड टू बी है और अगर बी रिलेटेड है सी से, तो ए एस ओ आर सी होगा, यानी कि ए जो होगा एस सेट का और आर सेट दोनों से रिलेटेड होगा। समझिए यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए और सी भी आपस में रिलेशन होगा एस ओ आर से, यानी कि एस और आर दोनों रिलेटेड होगा आपस में। ये सब फालतू की बातें, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको जानने की जरूरत है वो है थ्योरम्स ऑन बाइनरी रिलेशन। थ्योरम क्या क्या है कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर अगर सिमेट्रिक है तो आर इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, आर अगर ट्रांजिटिव है तो आर इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो आपको इतने दिन के बाद में जो समझ में आना था और जो समझाना था मुझे, वो सिर्फ इतना था कि आपको रिलेशन में पढ़ना क्या क्या है। वो पढ़ना है आपको रिफ्लेक्सिव, वेट अ मिनट, आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, जहाँ पे ए बिलोंग्स करता है सेट ए को। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, जहाँ पे ए को बी दोनों रिलेट करता है सेट ए को। उसी तरह ट्रांजिटिव क्या बताया था, याद करिए, ट्रांजिटिव क्या था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, जहाँ पे ए कॉमा बी सी तीनों क्या करता है, सेट ए को लाइक करता है। तो तीनों अगर होगा तो होगा इक्विवेलेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्री होगा उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, जो कि सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, लेकिन सॉरी
सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन इक्विवेलेंस ना हो। ठीक है, जो ट्रांजिटिव हो और इक्विवेलेंस ना हो उसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। जो ट्रांजिटिव भी हो और सिर्फ उसमें क्या हो कि सिमेट्रिक ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो अब बहुत बहुत हो गया। ठीक है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे और बोर तो नहीं होंगे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा जो भी हो। अब क्या कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं और बोर होने के बावजूद मैं अभी छोड़ूंगा नहीं कि 2 क्वेश्चन बनवा के ही छोड़ूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आपके एक्सरसाइज का क्या कहता है कि सेट ए है 1, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखता है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन आर दिया हुआ है सेट ए का 1 से लेकर 14 तक, डिफाइन कैसे करता है कि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक ऐसा रिलेशन बनाना है, तो पहले तो इसे रिलेशन बना लेते हैं। बोलता है कि x कमा वाई होना चाहिए, जो होना चाहिए 3x माइनस वाई होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की जगह पे हम लोग 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 3, तो y की जगह पे कितना लेना होगा 3, तभी जाके 0 होगा। तो एक बन जाएगा 1,3। x की जगह पे अगर 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, तो y की जगह पे 6 लेंगे तभी 0 होगा, तो 2,6 ले सकते हैं। x की जगह पे 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, तो y की जगह भी 9 लेना होगा तभी जाके 0 होगा। x की जगह पे 4 लेंगे तो 4 3 जा 12, तो y की जगह पे 12 लेना होगा तभी जाके 0 होगा। और x की जगह पे 5 लेते हैं तो 15 होगा, और y को हम 15 लिख नहीं सकते बिकॉज 14 तक ही सेट बनाया हुआ है। इसलिए क्या होगा, जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब r जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्या है कि एक रिलेटेड टू ए कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही सिमेट्रिक है क्योंकि 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, 2,6 है लेकिन 6,2 नहीं है, 3,9 है लेकिन 9,3 नहीं है, 4,12 है लेकिन 12,4 नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और जैसे मैं बताया था कि सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आर क्या है, एक्स कमा वाई, जहाँ पे वाई क्या है x+5 एंड एक्स क्या है <4। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग x की जगह पे 1 डालते हैं तो y कितना हो जाएगा 6, x की जगह पे 2 डालते हैं तो हो जाएगा 7, x की जगह पे 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा 8, 4 तो डाल नहीं सकते बिकॉज सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन कैसा बनेगा 1,6, 2,7, 3,8। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, और आप चेक करके भी देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि सेट ए बनाया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन क्या लिखा हुआ है कि x, y लिखना है, जहाँ पे y क्या होगा डिविजल होना चाहिए x से। तो 1 डिविजल है 1 से, 2 डिविजल है 2 से, 3 डिविजल है 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से डिविजल है। अच्छा, 2 जो है 1 से भी डिविजल है, 3 जो है 1 से भी डिविजल है, 4 जो है 1 से भी डिविजल है, तो ऐसा सेट लिख लिए। अच्छा, फिर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 डालेंगे जो कि 2 से डिविजल होगा, 6 डाल सकते हैं जो कि 2 से डिविजल होगा। उसी तरह इस रिलेशन से उठा करके 6 डाल सकते हैं यहाँ पे, तो 6 को डिवाइड कौन कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है। तो क्या क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2,6 तो आ ही गया है, तो एक 3,6 बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है और 6,6 भी है। मतलब कि जितना सेट में एलिमेंट है सब ए रिलेटेड टू ए है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है, तो यहाँ पे देखिए कोई एक भी मिल जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे। तो यहाँ पे समझ लें क्या, देखिए कि आर इज सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे क्या होगा नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी तो है लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं बिलोंग करता, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अरे समझ रहे कि नहीं, मान लीजिए 1,2 है लेकिन 2,1 कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक तो होगा नहीं। जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव की बात नहीं करेंगे, और ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट्स होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको क्या दिया गया है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो भी है आप बनाइएगा। सारा पीडीएफ पे लिखा हुआ है, कौन क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन मॉडर्न है, कौन मॉडरेट है, कौन ईजी है, सब पे लिखा हुआ है। आप उसको सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट हो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। और इसका जो आंसर है वो मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूँगा, और मैं कल ही फंक्शन थोड़ा मोड़ा स्टार्ट भी कर दूँगा। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, किसके बारे में बात करेंगे, आपके जो ऑर्गेनिक चल रहा था, ऑर्गेनिक का जो सेकंड वीडियो आ चुका था, अब थर्ड जो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग
कल के वीडियो में, ठीक है। और सब जो भी डाउट होगा, आप डाउट जो भी है मैसेज करते रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जुड़ करके और जो भी डाउट है अपना क्लियर करते रहिएगा। और यहाँ पे हमारा जो होगा, रिलेशन ख़त्म हो चुका है, सेट हमने पहले ही ख़त्म कर चुका था, तो सेट हो गया, रिलेशन हो गया, अब बारी है फंक्शन को निपटाने की, तो हम लोग फंक्शन भी कल से शुरू कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल।